आप नेपाल से हो, ये देश से भी नहीं हो, पहले इंडियन भी नहीं हो, और वहां से यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? और जो डाटा ड्रिवन पॉलिटिक्स में आप लोगों ने जो विश्वास किया है, आपका राजनीति जहां भी जाए तो उसमें वो लेजेंडरी वर्क हो चुका है। जो प्रशांत और अभी हम एज एन एकेडमिशियन इंडो नेपाल रिलेशंस पे काम भी कर रहे हैं और नेपाल और बिहार के और यूपी के अगर समस्याएं देखें तो सिमिलर है और बहुत सालों से थोड़ा बहुत ही पता है भैया बिहार और नेपाल के बारे में, उसका सिमिलैरिटीज के बारे में और उसका डिफरेंसेस के बारे में। एक बार अपने बातों से एक बार आप कहिए भैया। नदी है तो खेती है, नदी है तो पशुपालन है, नदी है तो व्यापार है, नदी है तो पानी है, जीविका है। वो संधि जो है थोड़ा बहुत नेपाल के खिलाफ डिस्पैरेट भी है, पर ये बात बाद में कोसी नदी जो है वो पिछले 250 साल से वेस्टवार्ड शिफ्ट किया है, पश्चिम नेपाल का राजनीति और बिहार का राजनीति कैसे डिफरेंट है और क्या क्या उसमें सिमिलैरिटी भी आपको देखने को मिलता है? देखिए, जो पर क्यों बिहार के बच्चों को अनाज नहीं है, क्यों नेपाल के बच्चों को अनाज नहीं है? मैं नेपाल से आ रहा था तो आपका बॉर्डर एरिया में जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा मैंने। पटना का ट्रैफिक देखिए, अर्बनाइजेशन का जो अनप्लान स्ट्रक्चर है उसको देखिए, उससे लोगों का जिंदगी प्रभावित होता है या नहीं? धूल मिट्टी में आपके अंदर आंतरिक रूप से लोकतंत्र कायम हो। अगर नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है, आप देख रहे हैं प्रवीण जनसुराजी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक नेपाल का साथी है। नेपाल बिहार का एक करीब देश है। नेपाल और बिहार में बहुत सारे सिमिलैरिटी है। और नेपाल से एक आदमी बिहार में जो जनसुराज पदयात्रा चल रहा है, अभियान चल रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा, जो बिहार को बेहतर बनाने के लिए चल रहा है, उस अभियान को प्रेरणा लेके उससे प्रभावित होके यहाँ आए हैं, शुभचिंतक बन के आए हैं, यहाँ वो टूर करके आए हैं, वो देखने के लिए, समझने के लिए चीज़ को, उनसे जानने का प्रयास करेंगे वो कहाँ क्या काम करते थे इसके पहले, और जनसुराज में जुड़ने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और ढेर सारे सवाल करेंगे और आप इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको आने के लिए। पहले आपके बारे में छोटा सा परिचय हमारा दर्शकों को एक बार दीजिए। ठीक है, पहले तो प्रवीण जी को धन्यवाद कि जनसुराज और बढ़ाइए कि जनसुराज ने मुझको यहाँ बुलाया और आपकी ये व्यवस्था देखने का अवसर दिया। ये बहुत अच्छा व्यवस्था है। कल हम इंटरेक्शन भी किए कुछ साथियों से, अच्छा लगा। तो नेपाल में मैं काठमांडू से हूँ, मेरा नाम प्रसन्न पराजुली है और ये बात है कि मैं नेपाल में कुछ नीति निर्माण के तह पर काम करता हूँ, पॉलिसी रिलेटेड काम करता हूँ और पॉलिसी रिलेटेड काम ऐसे करता हूँ कि वो जन पक्ष में हो, जनहित में हो। तो ये मूल मोटिव बनाकर हम काम करते हैं और अभी हम एज एन एकेडमिशियन इंडो नेपाल रिलेशंस पे काम भी कर रहे हैं और इंडो नेपाल रिलेशंस जो है वो बहुत हिस्टोरिकल रिलेशन है, ऐतिहासिक रिलेशन है, इसलिए इस पर हमारा रुचि पहले से ही था। तो उसको बढ़ाने के लिए मूलभूत उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं। और मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा, तो हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, तो कभी मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा तो स्विच कर लूंगा थोड़ा सा, इसके माफ कर दीजिए। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है भैया। ये जो आप नेपाल से हो, ये देश से भी नहीं हो, पहले इंडियन भी नहीं हो, और वहां से यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, और जनसुराज आपको क्या चीज जनसुराज में जो आपको ज्यादा प्रभावित की है ताकि आप वहां से यहाँ आने के ये सोचे हैं पहले? देखिए, जो होता है कि राजनीतिक क्षेत्रों में कि अगर आप राजनीति के विद्यार्थी हैं, राजनीतिक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगा कि आप आपके नेबरहुड में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकार हो। और जो जनसुराज में अभी प्रशांत किशोर और अन्य साथी मिलकर कर रहे हैं वो एक अच्छा प्रयास दिखता है, ऐसा प्रेषित होता है। तो अभी हम चर्चा भी किए कि जो अभी जो किए हैं वो अच्छा है, करना अभी दूर तक जाना है, दूर तक आगे बढ़ना है। ये कैसा होगा तो आगे का रास्ता आगे ही पता चलेगा। पर ये है कि जो डाटा ड्रिवन पॉलिटिक्स में आप लोगों ने जो विश्वास किया है,
आपका राजनीति जहां भी जाए तो उसमें वो लेजेंडरी वर्क हो चुका है। जो प्रशांत किशोर और उनके आसपास उन्होंने काम किया। जनसुराज जो सामूहिक प्रयास पे विश्वास करता है ये बताती है। तो ये जो नया अभियान है, तो हर नए अभियान को जो हमारा संस्कार है नेपाल का कि हम सबके शुभेच्छुक होते हैं, तो इसी तरह से हम आपके भी शुभेच्छुक हैं। और हम ये जानना भी चाहते हैं कि कितना इंस्पायर्ड है बिहार का लोग, और इसलिए जानना चाहते हैं कि नेपाल और बिहार के और यूपी के अगर समस्याएं देखें तो सिमिलर है। और बहुत सालों से नेपाल और बिहार के इस क्षेत्र के लोग परेशानी भुगत रहे हैं। अगर माना जाए तो उत्पीड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। ये बात अच्छे से हम सबको पता है। तो अगर इस बात के लिए भी हम आए हैं, सही सही सोल्यूशन इस बात पे यहाँ बिहार में मिल रहे करके आप आए हैं। हाँ, मिल सकता है मिल सकता है करके आए। सही बात। भैया अब बिहार से थोड़ा बहुत लोग जो है नेपाल भी जाते हैं। बिहार का कल्चर यहाँ का लगभग जो है सेम रहता है। उसमें एक बार हमको थोड़ा बहुत ही पता है भैया बिहार और नेपाल के बारे में, उसका सिमिलैरिटीज के बारे में और उसका डिफरेंसेस के बारे में एक बार अपने बातों से एक बार आप कहिए भैया। देखिए, जो मानव सभ्यता है वो हमेशा नदियों के आर पार रहा है। नदी है तो खेती है, नदी है तो पशुपालन है, नदी है तो व्यापार है, नदी है तो पानी है, जीविका है। और नेपाल और भारत जो है वो बहुत सारे नदियां शेयर करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हिमालय के दक्षिण और गंगा के उत्तर का जो तट है वहां से बहुत सारे नदियां हम शेयर करते हैं। इसका मतलब हम सोशल लेवल पे, सामाजिक स्तर पे, इकोनॉमिक आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे और सांस्कृतिक स्तर पे बहुत समानता के भाष्य से आगे बढ़े हुए हैं। और इसका अर्थ ये है कि हमारा परेशानी भी सेम है, सिमिलर है। तो पलायन है तो पलायन का समस्या भी सिमिलर है। तो भ्रष्ट अधिकारी है तो भ्रष्ट अधिकारी का समस्या भी सिमिलर है। तो आपका भूमि सुधार अभी तक लागू कर नहीं पाए हैं। नेपाल में ऐसा माना जाता है कि 15 लाख भूमि रिलेटेड समस्या से ग्रस्त हैं और 3-4 लाख भूमिहीन सुकुम्बासी लोग भी हैं। तो ये बहुत बड़का प्रॉब्लम। अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लिया जाए तो आप जैसा डिसेंट्रलाइज लैंड सिस्टम फेस करते हैं और एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हो पा रहा है। नेपाल में भी बहुत वैसे ही प्रॉब्लम्स है। और मेनी सिमिलैरिटीज मींस देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जो फ्लड के बारे में हम लोग जब अक्सर सुनते हैं कि नेपाल से फ्लड स्टार्ट होता है, बिहार में भी आ जाते हैं। कोशी को कहा जाता है बिहार का शोक है, सौरव ऑफ बिहार है। मतलब इसके बारे में क्या सोचते हैं, एक बार बताइए। देखिए, जो पहली बात तो ये है कि हर साल जो फ्लड हुआ है 1954 में शायद बराज बना था, उस वक्त एक संधि हुआ था। अगर मैं नेपाल से हूँ तो मुझे ये लगता है कि वो संधि जो है थोड़ा बहुत नेपाल के खिलाफ डिस्पैरेट भी है, पर ये बात बाद में करेंगे। पर अभी का जो प्रॉब्लम है कि हर साल जो बाढ़ आता है तो हमेशा नेपाल भी डूबता है और भारत भी डूबता है। और इसका रीजन कुछ लोग ये बताते हैं कि कोसी नदी जो है वो पिछले 250 साल से वेस्टवार्ड शिफ्ट किया है, पश्चिम के तरफ शिफ्ट किया है। और जो वो तटबंधन है उसका नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब करता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्षति उसके वजह से भी हो रहा है, ऐसा कुछ विज्ञ लोग कहते हैं। इसमें बहुत सारे धार भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये धार है, पर इसके बारे में चर्चा होना जरूरी है। पर मूल विषय क्या है कि राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा लोग खोते हैं बिहार और नेपाल के, और यहाँ के नेता लोग जो है एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं और सॉल्यूशन निकालने पे उनका कोई मकसद ही नहीं है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, हम लोग अक्सर बिहार के राजनीति के बारे में बात करते हैं। नेपाल का राजनीति से और बिहार का राजनीति कैसे डिफरेंट है और क्या क्या उसमें सिमिलैरिटी भी आपको देखने को मिलता है? देखिए, जो अल्प विकसित देश है या अल्प विकसित क्षेत्र है वो क्यों अल्प विकसित है, ये मूल प्रश्न है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज हम ऐसे दुनिया पे है जहाँ अगर
खाना इतना है कि अगर आप बांट दो तो खा नहीं सकोगे, इतना ज्यादा उत्पादन होता है। इतना कपड़ा है कि आप ला नहीं सकोगे, इतना ज्यादा उत्पादन हो रहा है। पर क्यों बिहार के बच्चों को अनाज नहीं है, क्यों नेपाल के बच्चों को अनाज नहीं है? क्योंकि ये जो मजदूर का शोषण करते हैं, लोग का शोषण करते हैं, ये ग्लोबलाइज सिस्टम जो है उसका एक अभिन्न अंग है। शोषण हो रहा है, और शोषण इसलिए हो रहा है कि लोग के जो नैसर्गिक अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नहीं है कि अगर आप हैं तो आपको सम्मान करना होगा, तो आप ये कमाएंगे आपका सम्मान। अगर आप पैदा हुए हैं, इंसान है, तो ये आपका सम्मान है, और इस सम्मान का भी दोहन हुआ है। तो एक्सप्लॉयटेशन की वजह से नेपाल भी प्रताड़ित है और भारत भी प्रताड़ित है। कौन कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन? एक एग्जांपल से बता देंगे कि कोविड के बाद, कोविड के लॉकडाउन के बाद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर क्रिएट हुआ, वेल्थ क्रिएशन हुआ, और वही समय में 400 करोड़ लोग जो है विश्व का, उनका वेज या तो नहीं बढ़ा या तो कम हुआ, जबकि इन्फ्लेशन 50% हो गया। तो ये क्या प्रॉब्लम है? तो कौन कर रहा है शोषण? तो बड़ा बड़ा उद्योगपति कर रहा है, जो मजदूरों को जो पलायन होता है उसको अधिकार नहीं देता ट्रेड यूनियन करने का, कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का। राजनेता कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी कर रहा है, जो स्थायी सत्ता संरचना बनाकर बैठा है। तो लगभग बिहार और नेपाल में ये सिमिलैरिटी राजनीति में भी है। भैया सिमिलैरिटीज के बारे में आप बढ़िया से बात की है, पर डिफरेंसेस के बारे में कुछ आप अपना बातों से रखिए भैया। देखिए, जब स्टेट मैकेनिज्म बन चुका है, तो स्टेट मैकेनिज्म ये नहीं कि बहुत कमजोर है, स्टेट मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। अगर स्टेट मैकेनिज्म वीक होता तो नेपाल और भारत के बीच जो संबंध है वो तो क्रॉस पॉलिटिकल बॉर्डर है ना, सभ्यता के शुरू से। उसमें पिछले जब से बॉर्डर बना, पॉलिटिकल बॉर्डर, वो डिफरेंस नहीं आता, गैप नहीं आता, क्योंकि लोग नहीं होते। स्टेट एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल मैकेनिज्म है। तो पहला डिफरेंस तो स्टेट है। स्टेट का डिफरेंस होना, क्या का डिफरेंस होना है? तो पुलिस का डिफरेंस होना है, इकोनॉमिक पॉलिसीज का डिफरेंस होना है, अधिकारी का डिफरेंस होना है, नेता लोग का डिफरेंस होना है, विचारधारा का भी डिफरेंस होना है। नहीं वो ठीक है, पर कल्चरल डिफरेंसेस क्या है? तो कल्चरल डिफरेंस भी यहीं से तो उपज है। स्टेट से अगर आप पॉलिटिकल बॉर्डर बना है, आप ये बात हमको समझना चाहिए कि स्टेट का प्रभाव अगर होगा, तो जैसा मैंने कहा कि नदी पहले लोगों को भिन्न करता था, तो अभी तो स्टेट किया है। तो स्टेट का प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो स्टेट का प्रभाव से कल्चरल इम्पैक्ट भी वैसा ही, उससे ज्यादा स्तर पे हो रहा है जिससे पहले नदी का स्तर से होता था। तो ये समझना, स्टेट अपैरेटस जो है इसका डिफरेंस है। तो स्टेट अपैरेटस जैसे नीति लेगा उससे ही डिफरेंस होगा। देखिए जी, अब मैं नेपाल से आ रहा था, तो आपका बॉर्डर एरिया में जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा मैंने। इतना ज्यादा सॉलिड वेस्ट है, तो अभी क्लीन तक नहीं हुआ है। ये क्या है? भ्रष्ट अधिकारी है, नेता लोग का ध्यान नहीं है, ये बात है। पटना का ट्रैफिक देखिए, अर्बनाइजेशन का जो अनप्लान्ड स्ट्रक्चर है उसको देखिए, उससे लोगों का जिंदगी प्रभावित होता है या नहीं? धूल मिट्टी में, तो अगर ऐसा प्रभावित होता है तो कल्चर पे भी जरूर होता होगा। तो स्टेट मैकेनिज्म इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि मैं नेपाल में कुछ लोगों से बात किया हूँ बॉर्डर एरिया के, तो वो मुझे बताते थे, जब हम बड़े हो रहे थे तो बॉर्डर पार ऐसा लगता था कि दूसरा गांव है भाई, कहाँ इंडिया है कहाँ नेपाल है, पर अब ऐसा नहीं लगता। और इंडिया के भी कुछ लोग से मैं बात किया तो वैसे ही बताते हैं बॉर्डर एरिया के। तो अगर ऐसा बना दिया है पिछले 50-60 साल में, तो डिफरेंस तो स्वाभाविक वहीं से शुरू होता है, और उसी का एग्जैजरेटेड इनलार्ज्ड फॉर्म है जो डिफरेंस है। आप तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इसमें क्या खासियत आपको लगा? कुछ मैं आप लोगों से 3 बात शेयर करना चाहूंगा कि जो मोटिवेशन मिला, जो मैं जनसुराज के कुछ युवा साथियों से मिला, तो जो मोटिवेशन लेवल उनका है वो एक्चुअली इट्स रियली ग्रेट, और बहुत सेल्फ डिटरमाइंड मोटिवेशन और कलेक्टिव प्रेजेंस देखने को मिला है, और ये बात बहुत अच्छा है। दूसरा, आप लोग जो जैसा सोशल मीडिया को यूटिलाइज किए हैं,
तो वो दूसरा बेहतर है और आप संकीर्ण नहीं है, ये बात तो दिखता है। ओके ओके। तीसरी बात मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, ये अभी मैं देखा नहीं हूँ, पर ये समस्या अगर आप नई राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, राजनीतिक आंदोलन बनाना चाहते हैं, तो ये बात हमेशा महत्वपूर्ण होगा कि आपके अंदर आंतरिक रूप से लोकतंत्र कायम हो। अगर एक विषय है, मान लीजिए कि शराबबंदी, तो उस पे दिमाग एक व्यक्ति नहीं दुखाएगा, पूरे संगठन को दुखाना होगा। और ये हर एक दिन इंश्योर करना होगा कि लोकतंत्र भी ऐसा ही होना, लोकतंत्र हर एक दिन अभ्यास होना चाहिए। लोकतंत्र से अगर परे हट गए तो जनसुराज तो नहीं रहेगा, ये तो गारंटी है। अगर नाम पे रह सकता है पर एसेंस जो होगा वो मर जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अवेयर होना मैं जनसुराज के सभी लोगों को और बिहार के लोगों को अनुरोध करता हूं कि डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, वो डेमोक्रेसी का आइडिया को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण आइडिया है। अगर प्रशांत किशोर या आपके कार्यवाहक अध्यक्ष भी मिस्टेक कीजिए तो उनसे कहिए, उनको निकालिए, ये मेरा रिक्वेस्ट। ये है मेरा इंटरव्यू नेपाल का एक साथी के साथ। ये जनसुराज अभियान में जो कुछ भी लोग जुड़ रहे हैं उनका इंटरव्यू यहाँ से लिया जाता है। हमारा साथी यहाँ आए हैं, इसे इंटरव्यू लिए हम। और इसी तरीका के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाने के पहले ये वीडियो को लाइक कीजिए। और आप भी एक स्टूडेंट हो, आप भी एक पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, या आप राजनीति से जुड़ाव रखना चाहते हो या लगाव रखना चाहते हो, आप भी भाई की तरह आ सकते हो, जनसुराज को देख सकते हो, इसके जानने का, फरकने का एक जिम्मेदारी उठा सकते हो और लोगों को बताने का जिम्मेदारी उठा सकते हो। खास तौर के जो बिहार के युवा है, जो राजनीति में मतलब मिलजुल के रहना चाहते हैं, वो लोग आ सकते हैं जनसुराज में और वो लोग अपना स्तर से काम भी कर सकते हैं। इतना ही रखते हैं और एक बार बिहार के सम्मान के लिए बिहार का नारा लगा के हम लोग चलते हैं। जय बिहार में बोलता हूँ भैया, आप भी जय बिहार बोलिए। जय बिहार है, जय बिहार की जनता की जय। जय बिहार, सबको प्रणाम।